नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आइए आज देखते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित AGTA का मॉडल पेपर 2। मॉडल पेपर 2 में है भारत में कौन सी श्रेणी का बीज तैयार नहीं किया जाता है। क्वेश्चन है भारत में कौन सी श्रेणी का बीज तैयार नहीं किया जाता है। तो इसमें आप लोग जान रहे होंगे सब लोग कि इसमें पंजीकृत बीज नहीं तैयार किया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं में आधार बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर बॉइलिंग या मिलिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है। तो ये आपका धान से संबंधित है। किससे संबंधित है? धान से। अगला क्वेश्चन है सुनैना किस्म है। सुनैना किसकी किस्म है? तो सुनैना मूंग की किस्म है। सुनैना मूंग की किस्म है। अगला क्वेश्चन है बीटी कपास में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या रखते हैं। 1 हेक्टेयर में कितनी पौधों की संख्या रखी जाती है? तो 10,000 पौधों की संख्या रखी जाती है बीटी कपास में। अगला क्वेश्चन है 6, भारतीय अन्न भंडारण अनुसंधान संस्थान IIGS कहाँ स्थित है? ये हापुड़ में स्थित है, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृतिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं? तो जब तीनों का अनुपात सापेक्ष होगा तो मृदा कणाकार कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है सामान्यतः मृदा का स्थूल घनत्व यानी कि बल्क डेंसिटी जो है वो कितना होता है? तो बल्क डेंसिटी 1.33 से 1.5 mg प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9, सांद्रित आहार। 9वां कह रहा है सांद्रित आहार कैसा होता है? तो सांद्रित आहार में CF की मात्रा जो रखते हैं वो 18% से कम और तथा TDN रखते हैं वो 60% से अधिक रखा जाता है। ठीक है, आंसर इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टीमिंग अप से क्या तात्पर्य है? स्टीमिंग अप देखिए, स्टीमिंग अप का क्वेश्चन आंसर इसका जो सी होगा, क्योंकि गर्भित गाय को अतिरिक्त राशन देने को जो है स्टीमिंग अप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है दूध के स्त्राव बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? तो गाय को प्रोलैक्टिन दिया जाता है। आंसर ए इसका सही है। 11 का आंसर ए, प्रोलैक्टिन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है नवजात को डिसबर्डिंग के करने की उपयुक्त आयु क्या है? नवजात जो पशु होता है उसका डिसबर्डिंग करने की आयु क्या है? तो जन्म से क्या मतलब 3 से 10 दिन के, जब जन्म ले लेता है उसके बाद 3 से 10 दिन की उम्र पे उसका डिसबर्डिंग कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो जमुनापारी बकरी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 है 14, इनमें से कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है? जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है तो फिनाइल जो है जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है। 14 का आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 15 डोकिंग की क्रिया किस पशु में की जाती है? तो डोकिंग की क्रिया आप लोग जानते हैं, डोकिंग की क्रिया जो है भेड़ में की जाती है। डोकिंग की क्रिया भेड़ में की जाती है। आंसर हो जाएगा बी इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है चूजों का एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना ये कैनाबोलिज्म कहलाता है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। 16 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में है किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो भेड़ के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बेसेक्टॉमी किससे संबंधित है? बेसेक्टॉमी किससे संबंधित है? तो बेसेक्टॉमी जो पशुओं की नसबंदी से संबंधित है। पशुओं जो नसबंदी की जाती है उसको बेसेक्टॉमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है स्कार्बिक अम्ल कौन से विटामिन का नाम है? स्कार्बिक अम्ल जो है कौन से विटामिन का नाम है? तो सब लोग जानते हैं विटामिन सी को स्कार्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 है बांझपन के लिए उत्तरदायी विटामिन ई है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 है बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B1, बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से। B1 का नाम क्या है? थायमीन। अगला क्वेश्चन है 22 स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन है के, सभी लोग जान रहे होंगे। फिर अगला 24 रिकेट या पिजन चेस्ट कौन से विटामिन की कमी से होता है? रिकेट या पिजन चेस्ट जो है कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें आप लोग देखिए विटामिन डी से रिकेट रोग होता है। ठीक, विटामिन डी की कमी से रिकेट रोग। अगला क्वेश्चन है 25 राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में हुई थी। हम जल्दी बता रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग केवल रिवीजन करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26
26 है आपका ऑपरेशन फ्लड योजना। ऑपरेशन फ्लड योजना किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड योजना ये दुग्ध से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है वी कुरियन यानी कि वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 28 देखिए नोरिन जीन किसने विकसित किया था? तो सब जानते हैं ये विदेशी थे, एनी बोरलाग। एनी बोरलाग ने नोरिन जीन को विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है क्यूपीएम किससे संबंधित है? तो क्यूपीएम आपका किससे संबंधित है? क्यूपीएम 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर सी होगा, प्रोटीन परिपूर्ण मक्का। प्रोटीन परिपूर्ण मक्का जो है क्यूपीएम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में है पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तेल यानी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है आईपीएम में फसल चक्र। आईपीएम में फसल चक्र अपनाना, गहरी जुताई करना, फांस फसलें उगाना, रोधी किस्मों का चयन करना, ये सब कीट नियंत्रण की कौन सी विधि में आता है पूछा है? तो कृषण विधि में आता है। आंसर सी, कृषण विधि में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 कौन से जीवाणु के घोल का प्रयोग कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं? तो बैसिलस घोल होता है। बैसिलस घोल को जीवाणु के नियंत्रण के काम में लेते हैं, जैविक नियंत्रण के काम में लेते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 है सूत्रकृमि जो कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में आते हैं। तो ईपीएन सूत्रकृमि जो है कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है विश्व में पहला कार्बनिक कीटनाशी कौन सा खोजा गया था? तो डीडीटी यानी कि गमक्सीन के नाम से जो आता था। इसका डी आंसर, 34 का आंसर डी सही है। ठीक है। 35 में ये पादपों से प्राप्त कीटनाशी का उदाहरण है। तो देखिए रोटेनान भी है, रोटेनान भी है, पायरेथ्रम भी है और निकोटीन भी, इनके तीनों सा ये आंसर डी हो गया इसका। 35 का आंसर डी होगा। 36 में है निम्न में से कौन बरूथी नाशक है यानी कि माइटीसाइड कौन सा है? तो माइटीसाइड देखिए ओमाइट भी है, फॉस्माइट भी है और कैल्थेन भी, ये तीनों जो है बरूथी नाशक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कौन सी नस्ल का रोमन नाक और पिछली टांगों पर घने लंबे बालों का लक्षण पाया जाता है? तो ये जमुनापारी बकरी है। जमुनापारी बकरी है जिसमें ये पिछली टांगों पे जो है उनके बाल मिलेंगे और जो नाक है वो रोमन नाक की तरह उसकी नाक होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या है? खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम है ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39 कैलोसोब्रूचस चाइनेंसिस किसका भंडारण कीट है? तो दलहन का भंडारण कीट है। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर है निम्न में से चूहा नाशक दवा दो तरह का होता है। एक ब्रोमोडियोन सही है और दूसरा जिंक फास्फाइड यानी कि ए और सी, यानी कि क्वेश्चन इसका डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा यानी कि ए और सी दोनों सही हैं। ब्रोमोडियोलोन और जिंक फास्फाइड दोनों से चूहे को नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्न में से अनाजों के भंडारण का कीट है? तो अनाजों के भंडारण के लिए देखिए राइजोपरथा डोमेनिका भी है और आपका सिट्रोगोना सीरियलेला भी है और ब्रोमोडियोलान भी है यानी कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 है ये कोरसाइरा राइजोपरथा डोमेनिका, सिटोट्रोगा सीरियलेला और कोरसाइरा सेपोलेनिका। आंसर इसका डी हो जाएगा यानी कि ये तीनों हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं सल्फास किसका व्यापारिक नाम है? तो आप लोग जान रहे एल्यूमिनियम फास्फाइड को ही सल्फास कहते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा। 42 का आंसर बी। 43 को देखिए 43 क्वेश्चन है भंडारण के कीटों को मारने के लिए कौन सी दवा प्रयोग करते हैं? तो भंडारण के कीटों को मारने के लिए आपका सभी दवाइयाँ हैं। भंडारण के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड का भी प्रयोग करते हैं और क्लोरोपिक्रीन का भी करते हैं और EDB ये सभी हैं यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। 43 का आंसर डी। 44 देखिए 44 में है एल्यूमिनियम फास्फाइड कौन सी गैस स्रावित करती है? तो एल्यूमिनियम फास्फाइड जो है फास्फीन गैस स्रावित करती है। एल्यूमिनियम फास्फाइड कौन सी गैस स्रावित करती है? फास्फीन यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन नंबर 45 है विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि PPN कौन सा खोजा गया? पहला पादप परजीवी जो है वो एग्यूना ट्रिटिसाई खोजा गया था। आंसर इसका सी है 45 का। क्वेश्चन नंबर
46 देखिए, भारत में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह कहलाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, शेषाद्री। शेषाद्री को सूत्रकृमि का पितामह कहते हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि पीपीएन कब खोजा गया था? तो 1743 ईस्वी में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है 48, धान में उफरा रोग कौन से सूत्रकृमि द्वारा होता है? धान में उफरा रोग कौन से सूत्रकृमि द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डाइटिलैंकस एंगस्टस। डाइटिलैंकस एंड एंगस्टस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि कौन से सूत्रकृमि के लिए घरेलू संगरोधन अपनाते हैं? घरेलू संगरोधन कौन से सूत्रकृमि के लिए घरेलू संगरोधन अपनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस आंसर हो जाएगा सी। 49 का आंसर सी। 50 क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कौन सा सूत्रकृमि शिष्ट सूत्रकृमि कहलाता है? कौन सा सूत्रकृमि शिष्ट सूत्रकृमि कहलाता है? तो शिष्ट सूत्रकृमि में आप देखिए हेटेरोडेरा और ग्लोबोडेरा, ये दोनों जो है शिष्ट सूत्रकृमि कहलाते हैं, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा डी। 50 का आंसर डी। 51 क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा सूत्रकृमि दलहन का सूत्रकृमि कहलाता है? कौन सा सूत्रकृमि जो है दलहन का सूत्रकृमि कहलाता है? तो इसमें है आपका रोटेलेकुलस रेनिफॉर्मिस। रोटेलेकुलस रेनिफॉर्मिस जो है ये दलहन का सूत्रकृमि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, गेहूं की फसल में सबसे पहले कौन सा सूत्रकृमि खोजा गया था? गेहूं की फसल में सबसे पहले कौन सा सूत्रकृमि खोजा गया था? तो एग्यूना। आंसर इसका सी हो जाएगा, एग्यूना सूत्रकृमि जो है गेहूं की फसल में सबसे पहले खोजा गया था। एग्यूना सूत्रकृमि गेहूं की फसल में सबसे पहले खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है? सुनहरा सूत्रकृमि यानी कि गोल्डन नेमेटोड कौन कहलाता है? गोल्डन नेमेटोड कौन कहलाता है? सुनहरा सूत्रकृमि गोल्डन नेमेटोड कौन कहलाता है? तो इसमें ग्लोबोडेरा जो है गोल्डन नेमेटोड कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 है। 54 क्वेश्चन में देखिए, 54 में पूछ रहा है कौन सा सूत्रकृमि सिट्रस नेमेटोड कहलाता है? कौन सा सूत्रकृमि सिट्रस नेमेटोड कहलाता है? तो ट्राइलेंकुलस सेमी पेनेट्रांस। ट्राइलेंकुलस सेमी पेनेट्रांस जो है, यानी कि आंसर बी सही है इसका, 54 का बी। 55 में देखिए, कौन सा सूत्रकृमि आलू की फसल में नुकसान पहुंचाता है? तो आलू की फसल में नुकसान पहुंचाने वाले दो सूत्रकृमि हैं, यानी कि आंसर सी हो जाएगा इसका, ग्लोबोडेरा और डाइटिलेकस। ग्लोबोडेरा और डाइटिलेकस 55 का सी आंसर सही है। इसमें आ जाइए 56 में है, विश्व में खोजा गया पहला सूत्रकृमि नाशक था। विश्व में खोजा गया पहला सूत्रकृमि नाशक कौन सा था? तो विश्व में खोजा गया पहला सूत्रकृमि नाशक CS2 था, यानी कि आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 57 मूल गांठ सूत्रकृमि को भगाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? मूल गांठ सूत्रकृमि को भगाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? इसमें हजारा एक फसल आती है, हजारा। आंसर ए इसका सही होगा, हजारा फसल उगाते हैं मूल गांठ की सूत्रकृमि को अगर जो है भगाना चाह रहे हैं आप तो। क्वेश्चन नंबर 58 में है, डीडी सूत्रकृमि नाशक की खोज कब की गई थी? डीडी सूत्रकृमि नाशक की खोज कब की गई थी? तो 1943 कार्टर द्वारा खोज की गई थी। 1943 में कार्टर ने खोज की थी डीडी सूत्रकृमि नाशक की। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरलेसिया या गेंट सेल कौन से सूत्रकृमि के आक्रमण के लक्षण हैं? कौन से सूत्रकृमि के लक्षण हैं? इसमें आंसर हो जाएगा मेलोडोगाइनी सूत्रकृमि, यानी कि आंसर बी सही है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, फसल चक्र अपनाना कौन से सूत्रकृमि का प्रभावी नियंत्रण है? फसल चक्र अपनाना कौन से सूत्रकृमि का प्रभावी नियंत्रण है? जिसमें आज बी आंसर हो जाएगा हेटेरोडेरा। 60 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, बेलपत्र के पुष्प में फल बनने में लगभग कितना समय लगता है? बेलपत्र के पुष्प में फल बनने में 11 माह का समय लगता है। कितना समय लगता है? 11 माह का, यानी कि 61 का आंसर बी सही होगा। ठीक है। 62 देखिए, निम्न में से कट फ्लावर का उदाहरण नहीं है। अब देखिए कट फ्लावर का उदाहरण नहीं है पूछ रहा था। गुलाब जानते हैं आप लोग कट फ्लावर का उदाहरण है, हाँ गुलाब कट फ्लावर का उदाहरण है, ग्लेडियोलस भी कट फ्लावर का उदाहरण है, गुलाब भी और ग्लेडियोलस भी कट फ्लावर का उदाहरण है, कार्नेशन भी कट फ्लावर का उदाहरण है, लेकिन रजनीगंधा नहीं है। रजनीगंधा आंसर इसका सही हो जाएगा, नहीं वाला बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 63 है, नींबू में ट्रस्टेजा रोग का वाहक होता है। नींबू में ट्रस्टेजा रोग का वाहक एफिड होता है। बी 63 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक। 64 देखिए, 64 में है मेटाजीनिया। 64 में है मेटाजीनिया निम्न में से किस फल वृक्ष में पाया जाता है? मेटाजीनिया किस फल वृक्ष में पाया जाता है? तो मेटाजीनिया खजूर में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, आम निम्न में से
है। आम निम्न में से है। आम निम्न में से क्या है? आम निम्न में से 65 है। 65 का आंसर हो जाएगा आपका आम निम्न में से चतुर्गुणित है, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 65 के बाद 66। 66 है, निम्न में से सब्जियों की रानी कहा जाता है। सब्जियों की रानी किसको कहा जाता है? तो सब्जियों की रानी तो सभी को पता है, सब्जियों की रानी जो है भिंडी को कहा जाता है। ठीक है, सब्जी की रानी भिंडी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 67, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान CISH कहाँ स्थित है? CISH कहाँ स्थित है? केंद्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। 67 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 में सब्जियों में कितने प्रतिशत तक वसा की मात्रा पाई जाती है? तो सब्जियों में 0.1% से कम वसा की मात्रा पाई जाती है, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। 68 का आंसर ए। ठीक है, उसके बाद 69 का आम की कौन सी किस्म में सर्वाधिक मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या होती है? तो इसमें बॉम्बे ग्रीन में मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन 70, निम्न में से बल्ब या सल्क जो है के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। बल्ब या सल्क द्वारा प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो रजनीगंधा जो है बल्ब या सल्क के द्वारा प्रवर्धन होता है। रजनीगंधा का प्रवर्धन बल्ब या सल्क द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन फल में मादा एकलिंगाश्री पुष्प पाए जाते हैं? मादा एकलिंगाश्री पुष्प किसमें पाए जाते हैं? तो 71 में, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका अंजीर। अंजीर में मादा एकलिंगाश्री पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है 72 क्वेश्चन नंबर है, नींबू का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो नींबू का बीज द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नींबू में व्यावसायिक प्रवर्धन जो है बीज द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, पेरिकार्प कौन से फल का खाने योग्य भाग होता है? पेरिकार्प कौन से फल का खाने योग्य भाग होता है? तो अंगूर में पेरिकार्प खाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। 74 देखिए, उत्तर भारत में अंगूर की प्रूनिंग कब की जाती है? उत्तर भारत में अंगूर की जो प्रूनिंग की जाती है, तो उत्तर भारत में अंगूर की प्रूनिंग दिसंबर जनवरी में की जाती है। आंसर ए इसका सही होगा। इस समय अंगूर की प्रूनिंग चल रहा है। ठीक है, अंगूर की प्रूनिंग का समय है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंगूर में संधाई की कौन सी विधि में सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है? अंगूर की संधाई की कौन सी विधि है जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन लेते हैं? तो पंडाल जानते हैं आप, ऊपर जैसे पंडाल बना लिया जाता है, पंडाल वाले में ज़्यादा अंगूर होता है, यानी कि आंसर इसका डी है। 75 का आंसर डी। 76 में बेलपत्र का प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? बेलपत्र 76 है, बेलपत्र का कौन सी विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? तो बेलपत्र में आपका आंसर हो जाएगा पेच कलिकायन, पेच की द्वारा, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा, पेच कलिकायन। 77 में है, लहसुआ का कुल क्या है? 77 है, लहसुआ का कुल क्या है? लहसुआ का कुल है बोरेजिनेंसी। लहसुआ का कुल आंसर ए हो, 77 का ए हो जाएगा आंसर, बोरेजिनेंसिस लहसुआ का कुल है। 78 निम्न में से बील की किस्म है? 78वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से बील की किस्म है? निम्न में से बील की किस्म क्या है? तो गोमायसी, ये बील की किस्म है। ठीक है, 78 गोमायसी बील की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 79 है, मैंगो माल फॉर्मेशन को रोकने के लिए कौन से हार्मोन काम में लिया जाता है? मैंगो माल फॉर्मेशन अगर रोकना है तो कौन से हार्मोन को काम में लिया जाता है? तो NAA का प्रयोग किया जाता है मैंगो माल फॉर्मेशन रोकने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से ट्रिस्टेजा विषाणु, यानी कि ट्रिस्टेजा विषाणु या ट्रिस्टेजा वायरस मतलब रोग सूचक कौन सा है? ट्रिस्टेजा वायरस सूचक कौन सा है? तो नींबू जो है ट्रिस्टेजा वायरस सूचक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। एक मिनट, क्वेश्चन 81, केले का बीज रहित होने का क्या कारण है? केले का बीज रहित होने का क्या कारण है? तो केले का बीज रहित होने का कारण है पार्थिनोकार्पी के कारण जो केला बीज रहित होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से उद्यान मटर किसमें है? उद्यान मटर हिसार हरित वन जो है उद्यान वाली मटर है। हिसार हरित जो प्रजाति है उद्यान की मटर है। मटर में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? तो मटर में सभी जानते हैं कि मटर में जो है स्वपरागण पाया जाता है, इसीलिए मेंडल ने मटर पे ही खोज किया था, मटर में स्वपरागण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, चने के दानों में प्रोटीन पाया जाता है। चने के दानों में प्रोटीन 21.1% पाया जाता है। चने के दानों में प्रोटीन 21.1% पाया जाता है। इसी तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अरहर होता है, अरहर में भी 21% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, चिकपी के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? 85 देखिए, चिकपी के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? तो चिकपी के नाम से चने को जानते हैं, चने को चिकपी भी कहा जाता है। 86 है, चने की प्रमुख व्याधि है। चने की प्रमुख व्याधि उकठा भी है और झुलसा भी है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, धान की एसआरआई विधि में प्रति हेक्टेयर बीज दर रखा जाता है। एसआरआई विधि में 25 × 25 रखते हैं, ये ध्यान रखिए। 25 × 25 कहाँ पे है?
धान की एसआरआई विधि में प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। प्रति हेक्टेयर बीज दर पूछ रहा था, प्रति हेक्टेयर बीज दर, ये आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगता है धान की एसआरआई में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, सामान्य धान व एसआरआई धान विधि में पौधों की दूरी रखते हैं। सामान्य धान में 20x10 रखते हैं, कहाँ है 20x10, और एसआरआई में रखते हैं 25x25, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा इसका। 88 का आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 है, अमोनियम सल्फेट किस फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है? अमोनियम सल्फेट तो देखिए मूंगफली में भी दिया जाता है, धान में भी और गन्ने में भी, यानी कि सभी के लिए हो गया। 89 का आंसर हो गया डी। 90 है, धान में फसल का जैव उर्वरक। 90 है, धान में फसल का जैव उर्वरक कौन सा है? तो धान की फसल का जैव उर्वरक एजोला भी है, बीजीए भी है, एजोला फर्न, नाबीना, यानी सभी हो गया इसमें भी। 91 है, धान की फसल में नाइट्रोजन उर्वरक कौन से क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? नाइट्रोजन उर्वरक कौन से क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? तो अपचयित क्षेत्र में, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 91 का बी। 92 का, धान की फसल में कौन सा शाकनाशी सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है? धान की फसल में ब्यूटाक्लोर सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप लोग जानते हैं जब रोपाई किया जाता है तो उसमें जब पानी लगा होता है तो धान की रोपाई के बाद ये ब्यूटाक्लोर को छिड़क दिया जाता है, ताकि एक मतलब जैसे ये प्री इमरजेंसी मतलब खरपतवार निकलने से पहले खरपतवार नियंत्रण हो जाए, इसके लिए ब्यूटाक्लोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 93। धान की फसल में डेड हर्ड या वाइट ईयर लक्षण कौन से कीट से होते हैं? डेड हर्ड या वाइट, ये तो ये पीला तना छेदक है, यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। 93 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्वेश्चन नंबर 94 धान के खेत में हापर बर्न, धान के खेत में हापर बर्न किस कीट के प्रभाव से होता है? तो धान के खेत में हापर बर्न जो है, धान के खेत में हापर बर्न ये बीपीएच कीट होता है, बीपीएच कीट के प्रभाव से होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 है, धान की फसल में ग्रासी स्टंट पुंगरो व्याधि किससे होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, धान की फसल में ग्रासी स्टंट वायरस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 96, भारत में सर्वप्रथम कौन सी गेहूं की किस्म आयातित की गई थी? तो भारत में सोनेरो 63 भी है, सोनेरो 64 भी है, और लरमा रोजो भी, ये सभी हो गया, यानी कि 96 का आंसर हो गया डी सभी। सोनेरो 63, सोनेरो 64 और लरमा रोजो, ये तीनों वैरायटियाँ जो है गेहूँ की, ये बाहर से आयातित की गई थी भारत में सर्वप्रथम, सबसे पहले। गेहूँ की एक जीन बौना किस्म है, गेहूँ की एक जीन बौना किस्म है? ये सोनालिका है एक जीन बौना किस्म, सोनालिका एक जीन बौना किस्म है, आंसर ए हो जाएगा 97 का। 98 देखिए, 98 में है, कह रहा गेहूँ की बौनी किस्म में बीजों की गहराई रखते हैं। गेहूँ की बौनी किस्म में, अगर बौनी किस्म है गेहूँ की, तो उसमें बीजों की गहराई कितनी रखेंगे? तो 4 से 5 सेंटीमीटर गेहूँ में बीजों की गहराई रखेंगे। 99 गेहूँ के बीजों की बुआई की श्रेष्ठ विधि है। गेहूँ की बुआई की श्रेष्ठ विधि सीड कम फर्टी ड्रिल है, सीड कम फर्टी ड्रिल जो पंतनगर से निकाली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए पूरा होता है, लास्ट क्वेश्चन है ये, कौन सी फसलों में जिंक की कमी पाई जाती है? कौन सी फसलों में जिंक की कमी पाई जाती है? तो आप लोग देखेंगे कि मक्के में भी जिंक की कमी पाई जाती है, गेहूं में भी, धान में भी, यानी कि डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए ये 100 प्रश्न हुए, आशा करते हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम फिर मिलते हैं अगले मॉडल पेपर लेकर के, फिर 100 क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे आप लोगों को। ठीक वही 12:30 से 1 और 2 के बीच में ही हम जब समय फुर्सत मिलती है तो हम आप लोगों को बना कर ये देते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो जो नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।